रॉकेट प्रोपल्शन बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में जी। रॉकेट प्रोपल्शन हमारे पास बेसिकली ये बताता है कि कोई भी रॉकेट हमारे पास मूव कैसे करता है। तो हम कहते हैं कि जिस टाइम रॉकेट फायर होता है तो ये मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू द बर्निंग ऑफ डिफरेंट गैसेस की बर्निंग की वजह से हम कहते हैं जी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। जो गैसेस बर्न हो रही होती हैं वो इसके रियर एंड से बाहर निकल रही होती हैं। तो हम कहते हैं जी कि जो मोमेंटम गेन करता है रॉकेट वो बेसिकली उस मोमेंटम के इक्वल होता है जिस मोमेंटम से गैसेस जो है एक्सपेल हो रही होती हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंजन। ठीक है जी, लेकिन इन दोनों का जो मोमेंटम होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डिफरेंट इन डायरेक्शन हमारे पास होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक रॉकेट है, उसके अंदर जो वेट है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसके फ्यूल को। तो जिस मोमेंटम के साथ इसका फ्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा उसी मोमेंटम के साथ जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव करता है। हम कहते हैं कि जो रॉकेट का मोमेंटम होता है वो इक्वल टू होता है मोमेंटम ऑफ दी गैसेस के। इन दोनों का मोमेंटम मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है जी। तो हमारे पास जो रॉकेट बेसिकली अपवर्ड मूव कर रहा होता है वो इसी वजह से मूव करता है बिकॉज जो इसकी गैसेस होती हैं वो डाउनवर्ड अपनी गैसेस को एक्सपेल करती हैं, तो इनके रिएक्शन की वजह से रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है जी। अब क्योंकि जो रॉकेट है ये मूव कर रहा होता है ड्यू टू दी बर्निंग ऑफ गैसेस, तो रॉकेट की जो स्पीड होती है वो ड्यूरिंग इट्स मोशन कांस्टेंट नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहती, बल्कि जो इसकी स्पीड है वो तेज़ से तेज़ तर होती जाती है। इसकी वजह क्या होती है? हम कहते हैं कि जो इसके अंदर गैसेस हैं वो कॉन्टीन्यूसली बर्न हो रही होती हैं, उनकी बर्निंग का फिनोमेना हमारे पास कॉन्टीन्यूस रहता है। तो इसकी वजह से जो रॉकेट है उसको कॉन्टीन्यूसली मोमेंटम ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहता है। अब जैसे जैसे इसका मोमेंटम ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है तो हम कहते हैं कि जो उसकी स्पीड है जी वो भी ट्रैवलिंग की बढ़ती जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो रॉकेट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं करता, बल्कि जो उसकी स्पीड है वो टाइम के लिहाज से इंक्रीज होती जाती है। वजह ये होती है कि वहाँ पर जो इसके अंदर गैसेस होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली बर्न होती रहती हैं और वो जिस मोमेंटम के साथ इससे बाहर निकल रही होती हैं इसके रियर एंड से, उनके जो बाहर निकलने वाली आप कह सकते हैं मोमेंटम जो है वो इंक्रीज करता रहता है। तो इस वजह से जो रॉकेट आगे मूव कर रहा होता है उसका मोमेंटम भी इंक्रीज करता जाता है जी। अब रॉकेट जब मूव कर रहा होता है तो इसके पास इसका अपना ही फ्यूल होता है। अब वो जो फ्यूल इसके पास होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड हाइड्रोजन की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी होती है। ये दोनों हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती हैं और सॉलिड फॉर्म में भी इसके पास हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर ऑक्सीजन भी हमारे पास इसके पास एग्जिस्ट कर सकता है हमारे पास जी। तो इससे हम लोग कहते हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा हाइट पे चला जाता है तो उस जगह पर जाकर इसके ऊपर एयर वगैरह का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर एयर है या नहीं है, इसके पास इसकी अपनी ही ऑक्सीजन होती है और अपनी ही हाइड्रोजन होती है, तो इसको बाहर से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये ऐसी जगह पर अगर मूव कर जाए या बहुत ज़्यादा हाइट पे चला जाए जहाँ पर एयर वगैरह ना हो तो इसका एयर ना होने का इफेक्ट इसकी जो मोशन होती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करती। क्योंकि एयर हो या ना हो उससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके पास अपनी ऑक्सीजन भी होती है और अपनी ही हाइड्रोजन भी स्टोर हुई हुई होती है जी। इसके अलावा डिफरेंट अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक रॉकेट की एग्जांपल भी आ गई है कि इसके अंदर फ्यूल है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन भी हमारे पास है और इन दोनों गैसेस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है जो किसके रियर एंड से निकल रही होती है जी। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जी अबाउट द रॉकेट्स के, हमारे पास वही फैक्ट्स हैं अबाउट द रॉकेट। सबसे पहले है जी कि अ टिपिकल रॉकेट जो है वो तकरीबन 10,000 kg पर सेकंड जो है वो फ्यूल को क्या करता है, कंज्यूम करता है जी। और जब ये इजेक्ट हो रहा होता है तो उस टाइम जो इसकी स्पीड होती है वो 4000 मीटर पर सेकंड होती है जी। ऑलमोस्ट 80% ऑफ लॉन्च मैस ऑफ रॉकेट इस फ्यूल होता है जी। जो रॉकेट हमारा मूव करता है उसके अंदर 80% जो मैस होता है वो उसके फ्यूल क्या होता है हमारे पास जी, जब उसको हम लॉन्च कर रहे होते हैं। when one part of the rocket has done its job it is discard, मतलब यह है कि रॉकेट जो होता है ये डिफरेंट पार्ट्स की मदद से मिलकर बनता है। उस डिफरेंट पार्ट्स के अंदर फ्यूल पड़ा हुआ होता है, तो जैसे ही वो फ्यूल हमारे पास कंज्यूम हो जाता है तो वो पार्ट जो होता है वो उस रॉकेट से नीचे गिर जाता है, जिससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है और ये फिर तेज़ मोमेंटम के साथ आगे मूव करता हुआ जाता है जी। तो इस वजह से हमारे पास इसकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज करती जाती है। अब मैं अगर हम लोगों ने ये ऑब्जर्व करना हो कि जो रॉकेट है उसका एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होता है तो उसके लिए हम लोग एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं।
जिसके लिए हम सपोज करते हैं कि एम जो है, कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ रॉकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्मॉल एम है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकंड एट अ स्पीड वी रिलेटिव टू रॉकेट। हम सपोज करते हैं स्मॉल एम जो है वो क्या चीज़ है जी, मास पर सेकंड हमारे पास बन जाता है। इस केस में बेटा डेल्टा वी जो होता है वो इक्वल टू जीरो के हो जाता है। अब पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो इस लिहाज से डेल्टा टी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। तो बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म मोमेंटम हम लोग को अच्छे तरीके से पता है जी कि एफ इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब पी की वैल्यू होती है एम इंटू वी, तो डेल्टा एम इंटू वी डिवाइड बाई डेल्टा टी कर दिया जाए। डेल्टा का सिंबल हम लोग वेलोसिटी के अंदर यूज कर लेंगे क्योंकि जो इसका मैस है वो तो फिक्स है। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हमारे पास बन जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग वन के साथ डिवाइड करवा दें, क्यों वन से डिवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू 1 सेकंड है, उसकी जगह पर वन लिख दें तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू वी, इसको कह देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर वन। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू होता है एम ए के, फिर कैपिटल एम इज द मास ऑफ रॉकेट एंड ए इज इट्स एक्सेलरेशन। इसको अगर हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अगर आप क्या करें, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करवा दें, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को, तो हमारे पास एम ए इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू वी। हमने रॉकेट का एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ए इज इक्वल टू बन जाता है एम वी डिवाइड बाई कैपिटल एम के इक्वल बन जाता है हमारे पास। यहाँ से अगर देखा जाए तो जो रॉकेट का एक्सेलरेशन होता है वो उसके मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रॉकेट का मैस जितना ज़्यादा होगा उसके पास एक्सेलरेशन उतना ही कम होता है। इसी वजह से रॉकेट जब मूव कर रहा होता है तो जो उसके पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर फ्यूल पड़ा होता है, तो जिस पार्ट का फ्यूल कंज्यूम हो जाता है तो वो इसी वजह से वहाँ से नीचे गिर जाता है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि उसका मैस जो है वो उस पार्ट के गिर जाने की वजह से डिक्रीज कर जाता है जी। तो इसे हम लोग कह देते हैं जी कि द मास ऑफ रॉकेट डिक्रीजेस एंड हेंस एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इंक्रीजेस हैज इट मूव्स अपवर्ड। जैसे जैसे ये अपवर्ड जाता है वैसे वैसे इसकी स्पीड भी इंक्रीज करती जाती है।